बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 विकसित भारत का स्वप्न। एक निबंध है यह। तो इसे किसने लिखा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है। कौन सा पाठ है? विकसित भारत का स्वप्न। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में हुआ। ठीक है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा। ठीक है। और इनके जीवन में इनकी माता की प्रमुख भूमिका रही है। ये एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम में जुड़े होने के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम में जुड़े होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2002 में भारत में इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है। इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज रहा कि हर कोई देखकर हैरान हो जाता। उन्होंने अपने काम के सिवाय किसी भी अपने पद को अहम नहीं समझा। ठीक है। इनके सामने सबसे बड़ा क्या था? सिर्फ काम। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में से एक अपनी अलग जगह बनाई। इसलिए आज उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। वे देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तीसरे राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। और दो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है। इन्हें मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ। इनका पूरा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, तो पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। इनकी माता एक सामान्य गृहिणी थी और इनके पिता एक नाविक थे। इनकी घर की स्थिति वैसे ठीक नहीं थी, फिर भी, और ये पढ़ाई में सामान्य थे। जब छोटे थे तो ये पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन इनको हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, उनकी जिज्ञासा और उनकी प्रतिभा ने एक उच्च शिखर तक उन्हें पहुंचा दिया। तो बच्चों, ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में संक्षिप्त परिचय। आगे देखते हैं। बच्चों और युवाओं के अतिशय प्रिय डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकों का लेखन किया है, जिनमें उनकी बहुचर्चित आत्मकथा अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 चर्चित कृतियाँ रही हैं। प्रस्तुत लेख में डॉक्टर कलाम ने प्राचीन ज्ञानवान समाज से लेकर विकसित भारत के स्वरूप और चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज था। कालांतर में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया। प्राचीन भारत, हमारा भारत जो है प्राचीन काल से ही ज्ञानवान रहा है। ठीक है। किंतु लगातार हमले होने के कारण, है ना, और दूसरे देश आकर जब हमारे भारत में शासन करने लगे, उस पर हमला करने लगे, तो कई संस्थानों को, कई प्रमुख चीज़ों को, है ना, जो ऐतिहासिक रही हैं, उनको नष्ट कर दिया तथा इसकी योग्यता को चौपट कर डाला। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों तक सिमट कर रहेगा। इसलिए जो जनता है
कहाँ की जनता? भारत की जनता। उनका स्तर जो है धीरे धीरे एकदम निचले स्तर तक सिमट कर ही रह गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूल धूसरित कर लिए थे और वे साधारण जीवन से ही संतुष्ट हो जाया करते थे। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक का शासन किया है ना। तो भारत जब अंग्रेजों ने छोड़ा तो उस समय तक हमारी जो युवा पीढ़ी थी, हमारी जो युवा थी, भारत की युवा, वो उन्होंने सामान्य जीवन में ही, गरीबी में ही जीना सीख लिया था, उसमें संतुष्ट रहना सीख लिया था। उनके जो उच्च विचार थे, उच्च लक्ष्य जो था, अब वो उसमें धूल पड़ने लगी थी। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। भारत जो है मूलतः जो जड़ है, ज्ञान का जड़ जो है वो भारत ही है, ठीक है। किंतु कई कारणवश हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके ज्ञान पर, उनके सोच विचार पर धूल पड़ने लगी है। इसलिए कलाम जी कहते हैं कि एक बार फिर खोज करनी होगी, एक नई खोज करनी होगी, ठीक है। एक बार यह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यदि युवा पीढ़ी ने आगे बढ़ना शुरू किया और एक नई खोज करनी शुरू कर दी कि उसके पास कितना ज्ञान है और उस ज्ञान का सही प्रयोग कैसे कर सकता है, तो उसे ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान को? शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्रों में, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग प्रक्रिया, दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों तक में होता है। यानी हर चीज में ज्ञान होता है यदि हम वहाँ से प्राप्त करना चाहें तो। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, ठीक है। ज्ञान हर चीज से प्राप्त होता है लेकिन इसके लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो ये दार्शनिक हैं, हकीम हैं, कलाकार हैं से लेकर गृहिणी के पास तक भी कई ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्भर करता है उसके प्रदर्शन पर, ठीक है। ज्ञान किसी चीज का हमें है तो उसका प्रदर्शन करना होगा, उसको बताना होगा कि हाँ हमारे पास है, तभी तो आप किसी को बता सकते हैं कि हाँ इसकी जानकारी आपको है। हमारी विरासत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा है, ये सब दरअसल पुस्तकालयों तथा विद्यालयों की ही तरह ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। हमारे गांव में गैर पुरातनपंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान भंडार छिपे हैं, ठीक है। यानी हर चीज में, हर वस्तु में ज्ञान छिपा है। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जा रहा है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है।
भारत में पहले से प्राचीन काल से ही ज्ञान को आपस में पीढ़ी दर पीढ़ी बांटने की परंपरा रही है और इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्रियों के जरिए इसके प्रचार प्रसार की भी परंपरा रही है। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा तो रही है, साथ ही साथ यहाँ यदि दूसरे देश के लोग शिक्षा प्राप्त करने आते, ज्ञान प्राप्त करने आते हैं तो उन्हें भी ज्ञान प्रदान करने की परंपरा रही है। भारत कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग थलग हैं और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज बन गया, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का प्रबंध ही एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला सकता है। ठीक है, यदि हमें आगे बढ़ना है और विकास करना है तो औद्योगिक समाज जो प्रौद्योगिकी है, पूंजी है, श्रम, इसका सही व्यवस्था करना होगा, इसका सही रूप से संचालन करना होगा। ठीक है, 21वीं सदी में एक नए समाज का उदय हो रहा है जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान ही प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। अभी हम कौन सी सदी में हैं? 21वीं सदी में हैं। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतकों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रखरखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, यदि अपने कौशल का सही रूप से प्रदर्शन किया जाए, उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो समृद्धि को बढ़ाने के लिए, हमारे समाज की समृद्धि को बढ़ाने के लिए, उसके विकास करने के लिए यह एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। ठीक है, या एक ज्ञानवान समाज जो होता है वो कैसे बनता है, उसका दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक जो है सामाजिक बदलाव, समाज में जब तक बदलाव नहीं आएगा वह देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा धन निर्माण, धन को कैसे लाना है, धन की उत्पत्ति कैसे करनी है, ठीक है, धन कैसे कमाना है, ये होनी चाहिए। सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। यही रोजगार सर्जन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ठीक है, धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों की अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। यदि कोई राष्ट्र महान बनता है तो वहाँ पर उपस्थित जो नागरिक है, जो जनता है, उनके सोच विचार, ठीक है, और उनके तौर तरीके, जो रहन सहन है, उन चीज़ों से वो महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए और हमारी जो युवा पीढ़ी है, भारत की जो जनता है, उसका जो सोच विचार कैसा होना चाहिए, एक विशेष होना चाहिए, तभी वह उसका उद्देश्य महान होना चाहिए। ठीक है, तभी वो अन्य देशों की अपेक्षा एक अपना अलग स्वरूप बना सकता है। ठीक है,
वैसे भी भारत का एक पूरे विश्व में एक भारत का एक अलग स्वरूप है। ठीक है, क्योंकि इसका जड़ ही इतना महान, इतना मजबूत है कि इसे अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। इसीलिए कलाम जी कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हमें नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य महान होना चाहिए, हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित ना करे। ठीक है, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उस पर जो छात्र हैं उन पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु उन्हें सपने देखने से कभी मना नहीं करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, किसान बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है या कोई और कार्य करना चाहता है, तो उसे सपने देखने से रोकना नहीं चाहिए। जो उसका लक्ष्य है, जो उसने सपना देखा है, उसे देखने देना चाहिए। यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक ना बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं, जो हमेशा आपको सहयोग देते हैं। सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है और आज वर्तमान में भारत जो है किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली है उसमें वह उसके निर्माण में वह सक्षम है, किसी पर निर्भर नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में। ठीक है, इसे आप घर में पढ़ लेना, असाइनमेंट तैयार कर लेना और ईमानदारी के साथ। ठीक है, किसी से लिखवाना नहीं, स्वयं लिखना आप असाइनमेंट को और अच्छे से तैयार करके लाना। ठीक है, थैंक यू।